आज की कहानी का शीर्षक है नजरिया। ऑथर हैं मनीष सिंह। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पे हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। ये घटनाएं अचानक ही होती हैं। क्यों, कैसे, किस लिए, इनका जवाब न तो हमारे पास होता है और न ही हम खोज पाते हैं। ये बस हो जाती हैं और होती भी ऐसे हैं कि सच, वास्तविकता व विज्ञान के बनाए नियम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। हम ये सोचने लगते हैं कि जो भी हुआ या जो भी हमने देखा या सुना उसमें कितना सच है। क्या जो हुआ वो महज एक छलावा था, आंखों का धोखा था या फिर मन का वहम? वास्तविकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन है जो इनके नियमों को बनाता है? ये सवाल मेरे जहन में कभी पहले नहीं आए। मैंने हमेशा से तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीने वाला इंसान था, पर उस एक घटना ने मेरा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। आज 20 साल हो गए उस घटना को बीते हुए, पर अब भी जब उसको सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे कल ही की बात है। मैं उन पन्नों पे बिछी ओस की बूंदों को अभी भी महसूस करता हूँ। हवा में फैली उस भीनी मिट्टी की खुशबू अभी भी मुझे तरोताजा कर देती है, और वो चेहरा, लड़की के गट्ठर की जलती आग की रोशनी में एक अलग ही चमक लिए वो चेहरा। 20 साल पहले मैं आर्मी में मेजर के पद पर जोधपुर में तैनात था। दिसंबर महीने की ठंड अपना कमाल दिखा रही थी। दिन में मिली धूप रात को आई ठंड के आगे सर झुका के घुटने टेक देती थी। पर हम फौजी थे, गर्मी पड़े या ठंडी, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते। दोपहर के 12:45 हुए थे। सूरज अपनी पूरी जोश में था और सैनिक बल पूरे होश में अपने नियमित कार्य कर रहे थे। मैं अपने केबिन में था जब मेरे पिताजी एयर कोमोडोर भानु प्रताप का फोन आया। यूं तो मेरे पिताजी थे, पर ड्यूटी पर वे हमेशा मेरे सीनियर पहले और पिताजी बाद में थे। गुड आफ्टरनून सर, मैंने कहा। गुड आफ्टरनून मेजर रुद्र, मेरे पिताजी ने एक हावी आवाज में कहा। एक पल के बाद वे फिर बोले, तुम्हारे दादाजी की तबीयत काफी खराब है, वो अंतिम सांस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम जितनी जल्दी हो सके मधुरगढ़ के लिए निकलो, हम आपको वहीं मिलेंगे। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी कभी ड्यूटी के समय निजी जीवन की बातें नहीं करते, तो फिर आज कैसे? और इन्हें कब से अपने पिताजी की चिंता होने लगी? आज के पहले, बल्कि जब से मुझे याद है, इन्होंने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया। यस सर, इतना ही बोल पाया मैं। गुड डे मेजर, ये बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। पिताजी को यूं अचानक घर जाने की याद कैसे आ गई? डेस्क की दराज में मैंने सिगरेट निकाली और पीने लगा। हर एक कस के साथ मेरे सवाल, शायद इन्हें जायदाद चाहिए, मैंने सोचा। सुना था मैंने एक बार इनको माँ से बात करते हुए, काफी बड़ी जायदाद है और पिताजी के कोई भाई बहन भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिताजी ने मुझे बचपन से आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है, शायद कुछ और है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये दादा कहाँ से आ गया बीच में। मेरी सिगरेट खत्म हो गई थी, पर सवाल अभी भी थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना फोन निकाला और पिताजी को कॉल किया। तीसरी घंटे में फोन उठाकर उन्होंने कहा, हाँ बेटा। पिताजी, हमें आपसे एक बात पूछनी है। जानते हैं, यही ना कि आज अचानक से हमने पिताजी की याद कैसे आ गई। सब जानते थे वो कब, क्या और कौन सा सवाल मेरे जहन में। जी पिताजी। मरते हुए आदमी से कैसे बैर? रुद्र, हम जानते हैं कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। जिनके आखिरी पलों में अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो शायद उनकी आत्मा यही भटके, और उनके जैसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं, न तो जीते हुए न मरने के बाद। हम आपको बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम आपको उस आदमी से मिलाना चाहते हैं जिनके लिए कभी किसी के मन में प्यार नहीं होगा। जैसा आप गए पिताजी,
शायद न पूछते हुए फोन रख दिया। मेरे पिताजी हमेशा दादी जी से नफरत करते रहे और उनकी इसी नफरत की वजह से मैंने भी कभी अपने दादाजी को इज्जत नहीं दी। पिताजी कभी किसी से बैर नहीं रखते। हमने शायद ही कभी किसी से लड़ते या किसी के प्रति बैर रखा देखा। कोई अगर कुछ बुरा करता भी तो वे हमेशा उसे माफ कर देते। वो हमेशा कहते कि बैर भाव से कभी इंसान खुश नहीं रहता। मुझे याद है मैं काफी छोटा था। मैंने इनको पहली बार यह कहते सुना था कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। माँ ने तब पूछा था इनसे कि ऐसा है तो अपने पिताजी को क्यों नहीं माफ करते। इंसान गलतियां करता है, शैतान की तो ये फितरत होती है, मेरे पिताजी ने जवाब दिया था। मैं भी ये समझते हुए बड़ा हुआ कि मेरे दादाजी जरूर अव्वल दर्जे के कमीने रहे होंगे। शायद यही वजह थी कि मैं भी उनसे नफरत करते हुए बड़ा हुआ। अब जाने की तैयारी करनी थी अपने गांव जहां मैं आज तक नहीं गया, जिसे मैंने बस पिताजी के मुंह से ही सुना था। 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, वक्त ही कटेगा, ये सोचते हैं वापस अपने काम में लग गया। मुझे नहीं था पता कि 2 दिन में मेरी जिंदगी जीने के मायने बदलने वाले थे। अगली शाम जोधपुर से रेल पकड़ के मैं मद्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ। 24 घंटे की थकाऊ यात्रा के बाद मैं मद्रूगढ़ के स्टेशन पे था। स्टेशन किसी खाली पड़ी सरकारी इमारत की थी, बेकार और लाचार। मैंने चारों तरफ देखा। दिसंबर की ठंड कोहरे में सब कुछ ढका हुआ था। मुझे उतरे हुए 2 मिनट ही हुए कि ट्रेन ने सीटी बजा दी और चल पड़ी। अच्छा ही था, इस घटिया स्टेशन पे रुकना भी कौन चाहेगा। पीठ पे बस एक बैग में पास में ही पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। पिताजी को फोन करके बताना था। मैंने अपना फोन निकाला पर उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। ग्रेट, मैंने दांत पीसते हुए कहा। अब मुझे अकेले ही दादाजी के घर पहुंचना था। मैं स्टेशन में बाहर आया। सामने उसकी एक चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवा मुझे जैसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जहां तू आया यहाँ सब इसी तरह ठंडे दिल के हैं, तो तू वापस चला जा परदेसी। पर मैं भी एक सैनिक था। मैंने एक मुस्कान के साथ बैग से अपना एक सिगरेट का डिब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाई और उससे पहले कस के धुएं को बाहर छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पे एक टांगे वाला खड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जीत रहा था। ये टांगे वाले भी किसी डरावनी फिल्म के रामू काका की तरह ही थे। मैंने उसे देखते हुए सोचा वो एक छोटा सा आदमी था जिसने बड़ी सी शॉल ओढ़ रखी थी और बीड़ी जलाए एक टीबी के मरीज की तरह खांसे जा रहा था। उसकी हालत पे तरस से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसके पास गया और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, चाचा मद्रूगढ़ चलोगे? मेरी आवाज तेज थी, तभी शायद वो चौंक के पलटा और बीड़ी उसके हाथ से गिर गई। वो मुझे शायद डरा हुआ जान पड़ा। कांपती हुई आवाज में उसने मुझसे कहा, अरे बाबूजी, आप तो जान ही ले लेते, ऐसे भी कोई चिल्लाता है क्या बाबूजी? चलेंगे मद्रूगढ़? कहाँ जाएंगे बताइए? राम प्रताप की कोठी पर, मैंने चिड़ी हुई आवाज में कहा। राम प्रताप की कही बाबू साहब, करता धरता तो वो यहाँ के हैं। उसने भी चिड़ी हुई आवाज में वापस कहा, अच्छा ठीक है, चलो भी, कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, बैठिए, उसने इशारे करते हुए कहा। मैंने अपनी सिगरेट फेंकी और उसके तांगे पे बैठ गया। वैसे बाबू साहब, आपको पहले कभी नहीं देखा, नए हो क्या? हाँ, पहली बार आया हूँ, उनका पोता हूँ। ये सुनते ही कुछ झटके से पीछे पलटा और खुशी से बोला, अरे भैया, आप भानु जी के बेटे हो? अरे वाह, धन्य हो गया मैं जो आज कब से यही से सवारी उठाता आया हूँ, पर कहीं नहीं सोचे कि आप भी बैठेंगे मेरे टांगे पर। आपके पिताजी को बहुत घुमाया है हमने उनके बचपन में, आज आप भी बैठ गए, कमाल हो गया। आज जीवन धन्य हो गया।
फिर क्या था, उसने खुशी खुशी घोड़े हाँकते हुए टांग आगे बढ़ाया। मेरी दूसरी सिगरेट मेरे मुंह में थी और वो मुंह से गिर गई क्योंकि मैं सड़क के झटकों से उबार नहीं पा रहा था। सड़क पे गुप अंधेरा था, पर उस आदमी को जैसे अंधेरे में देखने की आदत थी। वो बड़ी ही कुशलता से तांगा हाँकते हुए आगे बढ़ा। वैसे भैया, आपके दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं, काफी कुछ किए हैं वो मधुगढ़ के लिए। उसने एक मजबूर सेल्समैन की तरह मेरे दादा की तारीफ करना शुरू कर दी। बिजली, पानी, सड़कें, बहुत कुछ। वो तो दिख रहा है, मैंने तांगा मारते हुए कहा। बिजली का खंभा तक तो है नहीं, और इसे आप सड़क कहते हैं। अगर कुंभकर्ण को भी इसी सड़क पे आगे तांगे में बैठा के घुमाया होता तो रावण को काफी आसानी होती उसे नींद से जगाने के लिए। हाँ हाँ, वो हंसा। फिर कहा, भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो हर जगह होता है। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज किया। धुंध अभी भी गहरी थी और रात के 9 बज चुके थे। फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ देर और झटके खाते हुए जब मुझे और नहीं हुआ तो मैंने पूछा, और कितनी दूर है? बस भैया, पहुंच ही गए, आगे से बस दाएं मुड़ के आ गए बस। मुझसे नहीं हुआ। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा और वहां से उतर गया। उससे घर तक का रास्ता पूछ के मैंने उसे पैसे दिए, पर उसने साफ लगेगा कहकर मना किया और उल्टी दिशा में चल दिया। मैंने राहत की सांस ली। अब बस थोड़ी ही दूर पे एक आदमी आग जलाए मेरी तरफ पीठ करके बैठा है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। यह आदमी मुझे रास्ता बता सकता है, यह सोचते हुए मैंने उसे आवाज लगाई, सुनिए भैया। उसने सुना नहीं। वो अभी अभी जंगल की तरफ मुंह करके बैठा था। भैया जी, मैंने फिर से उसे आवाज लगाई। इस बार वो मुड़ा और उसने बड़े आश्चर्य से मुझे देखा। वो कुछ 23 साल का रहा होगा। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। कुछ देर के लिए वो मुझे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराकर उससे पूछा, राम प्रताप का घर कहाँ पड़ेगा? वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अपने बाएं हाथ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सीधे चलते जाइए। मैंने उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अजीब है यार यहाँ के लोग। मैं अपने आप से बातें करता हुआ आगे बढ़ गया। आगे फिर वही अंधेरा और छाई हुई धुंध मेरे साथ हो गई। मैं गन्ने के खेतों से होता हुआ कच्ची पगडंडी के सहारे आगे चलता जा रहा था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 9:30 हो रहे थे। मैंने आगे नजर डाली। उस घने बस अब और भटकना नहीं। मैंने सोचा, अगर आग के पास बैठे इस आदमी ने मुझसे ये बताया कि बुढ़ऊ की हवेली और दूर है, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, वो भी पूरी रात के लिए। उस बैठी हुई आकृति के पास मैंने कुछ कदम बढ़ाए, पर जो देखा वो कुछ और ही था। वो एक औरत थी, इतनी रात को भी अकेले इतने घने खेतों के बीच आग जला के बैठी थी। भारत में तब भी गांव में औरतों को इतनी छूट नहीं कि रात को अकेले निकला करे। मैंने काफी करीब आ चुका था आग के। वो एकटक आग की तरफ देखे जा रही थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया, चूंकि एक गांव की किसी लड़की से पहली बार टकराया था और मुझे नहीं पता कि वो कैसे जवाब देगी भी या शायद एक शहरी आदमी को देखकर भाग ही जाएगी, क्या पता। मेरी सिगरेट खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने फोन में सिग्नल चेक किया, अभी भी कोई सिग्नल नहीं थे। मैंने उस झोंपड़ी की तरफ नजर डाली। एक उजड़ा हुआ नलकूप था वो।
आग और मेरी टॉर्च की रोशनी में भी ये साफ दिख रहा कि वो कम से कम 30 साल पुराना था। इसके पहले कि मैं उस वीरान पड़े नलकूप से अपनी नज़र हटा के उस औरत की तरफ मुड़ता, एक आवाज़ मेरे पीछे से आई, इतने जाड़े में वहाँ मत खड़े रहिए, यहाँ आग के पास आ जाए, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं पीछे मुड़ा, वो लड़की अभी भी आग की तरफ देख रही थी, शायद मुझसे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। गांव की लड़कियों में ये शर्म और बात का लहजा सहज ही बचपन से होता है, पर अब मेरे लिए काम आसान हो गया था। मैं अब आराम से आगे रास्ता पूछ सकता था। मैंने अपना बैग नीचे रख और आग के पास नीचे बैठ गया। नीचे जमीन ठंडी थी। उसने चारपाई पे पड़ी एक बोरी मुझे दे दी, पर इशारा किया कि मैं आग की दूसरी तरफ बैठूं। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपनी सिगरेट के डब्बे से एक और सिगरेट निकाली और लाइटर से जला के पीने लगा। पहला कस छोड़ते ही जैसे ही मैंने उससे आगे का रास्ता पूछने के लिए मुंह खोला ही कि उस पे नजर पड़ी। उसकी उम्र शायद 20 साल की रही होगी। आग की रोशनी में अब ध्यान से देखा, उसने शायद चुनरी लहंगा पहना हुआ था, पर हैरान की बात यह थी कि इतनी ठंड में भी उसकी कोई शॉल नहीं पहने हुए थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। मैंने शायद ही इतनी सुंदर लड़की कहीं देखी थी। आग की रोशनी में उसकी आंख और चमक रही थी। उसे देखकर यकीन हो गया कि जरूर इसका पति या पिता यहीं कहीं आसपास ही होंगे, वरना ऐसी सुंदर लड़की को ऐसी रात में अकेले कौन छोड़ सकता है। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना घर का ही बैठा हुआ है। ये शायद इसलिए भी था कि कोई ढंग से तमीज से बात करने वाला मिला नहीं। आप इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? मैंने पूछा। वो अभी भी आग की तरफ देखे जा रही थी। नहीं, उसने मधुर आवाज में कहा, हमारे मंगेतर यहीं पास में ही हैं और हम अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी काफी समय से तबीयत खराब थी। अब वो सारी परेशानी से दूर होने वाले हैं। फिर हम आज से ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। उसने बिना मुझे देखे जवाब दिया। मुझे अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई। मैं गांव में था, मुझे ऐसे सवाल गलती से भी नहीं पूछने चाहिए थे। क्या पता किसी क्या बुरा लग जाए। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। अच्छा सुनिए, मुझे जल्दी है, यहाँ आग के पास थोड़ी गर्मी देने के लिए शुक्रिया, पर मैं और नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे ठाकुर साहब की हवेली जाना है। क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकती हैं? पहली बार उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान छा गई और उसने अपना दाहिना हाथ उठा के मुझे उसके दाहिने हाथ की सीट पे जाने के लिए इशारा किया। मैंने अपना बैग उठाया, सिगरेट फेंकी और उसे शुक्रिया बोल के आगे बढ़ाई था कि उसने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए। मैं पीछे मुड़ा, वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। जी कहिए, मैंने पूछा। बिना हिचकिचाते हुए उसने कहा, आपको ये सब यहीं पीना चाहिए, इससे आपकी यहाँ सभी समीक्षक हैं। एक मदद कर दी तो क्या मतलब, कोई भी यहाँ ज्ञान बांट देता है यार। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तब भी मुस्कुरा के मैंने अपना सर हिला दिया। अब उसके बताए हुए रास्ते पे चलता हुआ मैं आगे बढ़ा। बस थोड़ी ही दूर पे मुझे घरों में जलती हुई रोशनियां दिखाई देने लगी। मैंने वहां के एक आदमी को रोककर हवेली का रास्ता पूछा तो उसने बताया कि वो हवेली से ही आ रहा था। मेरे पिताजी ने उसे भेजा था स्टेशन जाके ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने राहत की सांस ली। उसने पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि जंगल के रास्ते से आया हूँ, क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था। उसने मुझे थोड़ी देर के लिए घूरा और फिर आगे देखने लगा। इस गांव में सब पागल है, मैंने सोचा, पर यहाँ चमक थी, बिजली भी थी, सड़क थी और अभी भी थोड़ी चहल पहल थी। तो बुढ़ऊ ने काफी काम करवाया, मैंने मन ही मन कहा। हवेली मेरे सामने थी। मैंने शायद ही ऐसी हवेली किसी भी गांव में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। पिताजी सच में तो कहीं इसी के लिए नहीं आए यहाँ? मेरे मन में फिर से वही सवाल उमड़ा। हवेली को अभी भी दिवाली की तरह सजाया गया था। बाहर भी काफी भीड़ थी। सब शायद बुढ़ऊ को देखने आए हुए थे। मेरे साथ वाला आदमी मुझे अंदर ले गया। मेरे पिताजी बाहर ही खड़े थे। मुझे आता देख वो मेरी तरफ बढ़े।
इसके पहले कि मैं कुछ बताता उन्होंने कहा वो मर चुके हैं, हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं। इतना कह के वो अंदर चले गए। मैं अभी भी शब्द समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, अरे तुम तो भानु के बेटे हो ना। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बूढ़ी सी औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। ये शायद मेरे पिताजी को जानती थी। मेरे भ्रमित अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए वो मुझे एकटक देखने लगी। उसकी मोतिया होती हुई आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कान। बिल्कुल भानु पे गए हो, तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। पहली बार आए हो हवेली में, वो भी ऐसे अशुभ मौके पे। भानु तो अब आता भी नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वो रोने लगी। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या। तभी मेरे पीछे से वही आदमी जिसके साथ में हवेली आया था बोला, ये इस हवेली में बरसों से आपके पिताजी को इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, पर बेवजह छुट्टियां खराब हो गई हैं। यार, मैंने मन ही मन सोचा, बस अब कल यहाँ से निकलना था। मैंने उस बूढ़ी औरत को एक झूठी सहानुभूति देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। उसने फिर कहा, बस अगर तुम्हारी बुआ आज होती तो तुम्हारे दादाजी को इतनी पीड़ा नहीं होती मरते वक्त। काफी तड़पे हैं वो अपनी दोनों संतानों के लिए। भगवान ऐसी मौत किसी को भी न दे। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। जो मैंने सुना उस पर मेरा दिल और दिमाग यकीन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी कोई बुआ भी थी या है, और ये बात मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं बताई। तो क्या पिताजी के साथ वो अपनी बहन से भी नफरत करते थे, या फिर मेरी बुआ उनसे नफरत करती थी? क्योंकि मेरे पिताजी ने उनसे पिताजी को कभी नहीं अपनाया। उस औरत से और जानने के उद्देश्य से मैं पीछे मुड़ा और वो हवेली की छत को सहारा दिए एक विशाल स्तंभ के नीचे बैठी हुई अभी भी रो रही थी। मैंने अपना बैग बगल में रखा और उनसे उनके सामने बैठकर एक बच्चे की तरफ पूछा, मेरी बुआ कौन है? उस औरत ने मुझे हैरानी वाली नजर से देखा और कहा, हे भगवान, भानु ने तुम्हें तुम्हारी बुआ के बारे में कुछ नहीं बताया? उस बेचारे ने अपने पिताजी से लड़ाई में अपना दिल इतना कठोर बना लिया कि जिस बहन से वो इतना प्यार करता था। ये सब है राम। वो और कुछ नहीं कहे भाई, पर उसने अभी भी कुछ नहीं बताया था। मुझे मेरे मन में सवालों ने बवंडर मचा रखा था। मैं भी रुका नहीं सकता था। मैंने उस औरत को फिर से झकझोरा। काकी, मैंने बोला, मुझे बताइए, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब बस एक ही रास्ता था। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और अपने पिताजी को ढूंढने लगा। किसी ने बताया कि मुनीम और वकीलों के साथ व्यस्त थे, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं पिताजी के कमरे में गया। किसी और हालत में मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करता, पर इस बार बात कुछ और थी। मैं सीधे अंदर गया और उन्हें बाहर आने को कहा। मेरे गंभीर स्वर को पहचान गए थे और वो बाहर आए। मैंने एक ही साथ में सवाल पूछा, आपके पिताजी का समझ में आता है, पर मेरी बुआ भी हैं, ये बात आपने क्यों नहीं बताई मुझे? उसका चेहरा उतर गया। ये मुझे पता था। मैंने उन्हें पहली बार शब्दों के लिए संघर्ष करते देखा था, पर सैनिक थे वो भी। अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या जानना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? हाँ, थी हमारी एक बहन भानुमती। वो थोड़ा हिचकिचाए, अपना गला साफ किया और बोले, पर हमारे बाप ने वो भी छीन ली हमसे। बस इतना काफी है तुम्हारे लिए रुद्र। बस ऐसे समझ लो कि ये जो नफरत है हमारी अपने बाप के लिए, बस इसीलिए कि उस आदमी ने मेरी बहन मुझसे छीन ली। एक पूरी जिंदगी हमने एक पूरी जिंदगी उस दर्द और खालीपन को जिया है। अब यदि आप चाहते हैं कि हम वही रास्ता फिर से चलें तो क्षमा करें, ऐसा नहीं होने वाला है। आराम करें, अब सुबह निकलना है। और फिर अंदर चले गए। मुझे पता था कि अब मैं चाहे के भी कितना भी बोलूं, ये अब मुझे कुछ नहीं बताने वाले। पर अब वो मुझे ये जाने बिना चैन नहीं मिलने वाला था कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। अब एक ही चारा था, मैं दोबारा उस औरत के पास गया। वो उसी स्तंभ के सहारे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया था।
मेरे चेहरे पे सवालों के जाल शायद उन्हें दिख गए थे, या शायद वो समझ गई थी मैं क्या पूछना चाहता हूँ। समझती भी कैसे नहीं, मेरे पिताजी को बड़ा किया उन्होंने मुझे अपने नज़दीक बैठने को कहा और बैठते ही कहा, पिताजी से कुछ पूछे कि उनके पुराने घाव नहीं कुरेदना चाहता। आप ही कुछ बताइए दादी काकी। उन्होंने मुझे बड़े ही दयनीय और उदास भाव से देखा, एक लंबी सांस ली और अपने धीरे धीरे और वृद्ध स्वर में कहा, भानु ने गलती ही क्या कहा रुद्र? उस बेचारे ने तो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खोई है, पर ऐसा नहीं है सिर्फ उसी ने कुछ खोया था। एक बाप ने अपनी संतान खोई थी, एक बहन ने अपना भाई और एक लड़की ने अपना प्यार। मैंने बीच टोकते हुए पूछा, हाँ बेटे, पर पहले तुम्हारे बुआ के बारे में बताते हैं। तुम्हारी बुआ पूरी तरह से तुम्हारी दीदी की तरह दिखती थी। वो तुम्हारी बुआ को जन्म देते ही स्वर्ग से उतार गई। तुम्हारे दादाजी ने दोनों का नाम भानु और भानुमति रखा था, पर तुम्हारे दादाजी ने उसे प्यार से डब्बी बुलाते थे और तुम्हारे पिताजी को डब्बू। कभी ये देख के लगा ही नहीं कि भाई बहनों में 3 साल का फर्क था। धीरे धीरे मधुगढ़ के हर घर में इन्हीं दोनों का जिक्र होने लगा। सब इन भाई बहनों को प्यार की मिसालें देते थे। वो समय ही कुछ और था। भानु ने अपने पिताजी पे जान छिड़कता था, पूरा परिवार खुशी से रहता था। भानुमति तो सबकी आंख का तारा थी और हर बाप भानु जैसा ही बेटा चाहता था। समय बदला, तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि भानु गांव की बागडोर संभाल ले और खेती करे, पर तुम्हारे पिताजी फौज में जाना चाहते थे। तब शायद पहली बार तुम्हारे पिताजी और दादाजी में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी। ऐसा नहीं था कि भानु तब भी तुम्हारे दादाजी से प्यार नहीं करते थे, पर भानु का मानना था कि जिंदगी में किसी को क्या करना है ये फैसला उनका खुद का होना चाहिए। तुम्हारे दादाजी को लगा कि अगर भानु फौज में चला गया तो वो उनका इकलौता बेटा खो देंगे, और उसी डर से उन्होंने गुस्से में बदलकर अपने भानु को परिवार की जिंदगी में से कुछ एक चुनने के लिए कहा। पर तुम्हारे पिताजी भी कम अड़ियल नहीं थे। स्वाभिमान और गुस्से में वो पूरे अपने पिता पे गए। वो गए तो घर छोड़कर, पर भानुमति के लाख मनाने पर दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। और उसके बाद जो हुआ पुण्य तो हमने सोचा था नहीं गांव में, तब किसी ने। ऐसा क्या हुआ दादी काकी? मैंने पूछा। कन्हैया तुम्हारे दादाजी के लिए मुनीमगिरी करता था, बड़ा ही भला इंसान था। वो तुम्हारे पिताजी के बचपन का दोस्त था और तुम्हारे दादाजी के भरोसे की परिभाषा। ये बात तब की है तो तुम्हारे पिताजी की शादी होने वाली थी। तुम्हारे दादाजी ने पास ही लखनऊ के एक बड़े ही घराने में भानु की शादी पक्की की थी। तुम्हारे दादाजी भानुमति की भी शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते थे। जब तुम्हारे पिताजी की शादी हो गई तब एक दिन तुम्हारी बुआ की शादी की बात चली, पर तुम्हारी बुआ को कन्हैया से प्यार था, शायद बचपन से, और तुम्हारे पिताजी ने ये बात अच्छे से जानते थे कि उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि कन्हैया उनका बचपन का दोस्त था और तीनों साथ ही बड़े हुए थे। भानु को लगा कि वो तुम्हारे दादाजी को समझा लेंगे, पर तुम्हारे दादाजी ने पहले ही भानुमति का रिश्ता पक्का कर दिया था। वो खैरना गांव के ठाकुर के बेटे थे और तुम्हारे दादाजी अपने वचन के पक्के थे। हुआ वही जिसका डर था। भानु को जब से पता चला तो उसने अपने पिताजी से इस बात से काफी बहस की। वो इस बात से गुस्सा थे कि तुम्हारे पिताजी ने बिना भानुमति की मर्जी जाने उनकी शादी कहीं और पक्की करा दी। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि जब उनकी मर्जी पूछी गई थी उनकी शादी के लिए, तो फिर उनकी बहन की क्यों नहीं? पर तुम्हारे दादाजी टस से मस नहीं हुए। मामला और गंभीर हो गया जो तुम्हारे दादाजी को कन्हैया और भानुमति के बारे में पता चला। उस दिन इस गांव में तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी दोनों को इतने गुस्से में देखा कि अगर भगवान शंकर भी आ जाते तो शायद उनके गुस्से की बराबरी न कर पाते। पर हुआ वही जो तुम्हारे दादाजी चाहते, और ये हुआ तुम्हारी बुआ के कारण। जब तुम्हारे पिता ने अपनी बहन और कन्हैया को साथ ले जाने की बात की तो भानुमति खुद बीच में आकर अपने भाई को ऐसा करने से मना कर दिया। वो किसी भी हालत में अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वही पल था जब भानु वो लड़ाई हार चुका था। उसने गुस्से में अपने पिताजी से ये कहकर संबंध तोड़ दिए कि वो इंसान नहीं एक पत्थर है, जिन्होंने अपने रुतबे और झूठी शान के लिए अपने बच्चों का भी घर बर्बाद कर दिया। वो शायद आखिरी बार था जब तीनों साथ में दिखे। बात उसके अगले दिन की थी। पिछले दिन हुई घटनाओं में तुम्हारे दादाजी को काफी परेशान कर दिया था। उनका इकलौता बेटा आज उनसे नफरत करने लगा था। उनकी एक बेटी थी
जो निचले दर्जे के एक लड़के से प्यार करती थी। मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे दादाजी ने गुस्से में आकर कन्हैया को गोली मारने का मन बना लिया था, पर तुम्हारी बुआ ने उसे कसम दी कि वो कभी कन्हैया को देखेगी भी नहीं और जब तक तुम्हारे दादाजी जिंदा है वो कन्हैया का नाम तक नहीं लेगी। तुम्हारे दादाजी जैसे भी थे पर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कन्हैया को हवेली पे बुलाया और कसम दी कि दोबारा मधुगढ़ में न दिखे। कन्हैया था तो निचली जात का पर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दादाजी के लिए वफादार था। उसने तुम्हारे दादाजी को कसम दी कि जब तक तुम्हारे दादाजी जिंदा है वो कभी लौट के इस गांव में नहीं आएंगे। तुम्हारे दादाजी ने कन्हैया को तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहा। भानुमति चाहती थी कि आखिरी बार वो कन्हैया गांव के बाहर छोड़ के आए। तुम यही हुआ होगा। बुआ कन्हैया के साथ कहीं भाग गई होगी और पिताजी को ये लगता है कि ऐसा बड़ों की वजह से हुआ है, तभी वो उनसे नाराज। मैंने सोचा मैं गलत था। नहीं, भानुमति और कन्हैया दोनों ही तुम्हारे दादाजी की काफी इज्जत करते थे। वो भागे नहीं। तो फिर क्या हुआ? बुआ वापस आई। उन्होंने मुझे कुछ पल के लिए देखा और फिर एक पीड़ा भरी आवाज में कहा, शिवेंद्र प्रताप जिस लड़के से तुम्हारी बुआ की शादी पक्की हुई थी वो भानुमति के जाने के 1 घंटे बाद अपने साथियों के साथ आया और तुम्हारे दादाजी को एक खबर दी कि भानुमति कन्हैया के साथ भाग गई। ये खबर सुनकर तुम्हारे दादाजी को काफी झटका लगा। पहले ही एक लड़का उन्हें छोड़कर जा चुका था और अब भानुमति भी। पर जब ये खबर तुम्हारे पिताजी को पता चली वो वापस आए। उन्हें शिवेंद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था और न ही उनकी बातों पे यकीन था। तुम्हारे पिताजी समझते थे कि अगर भानुमति और कन्हैया को भागना ही होता तो वो उन्हीं के साथ चले जाते। तुम्हारे दादाजी की कोई प्रतिक्रिया देने की हालत में नहीं थे। भानुमति के जाने के बाद वो जैसे टूट गए थे। भानु की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने अपना पूरा समय अपनी बहन को ढूंढने में लगा दिया। हफ्तों की मेहनत के बाद शिवेंद्र का एक आदमी तुम्हारे पिताजी के पास आया। वो बदहवासी की हालत में था और काफी बहकी बातें कर रहा था। उसने तुम्हारे पिताजी को बताया कि उस रातों में नींद नहीं आती, उसे पछतावा था, पर जो हुआ उसका कोई हाथ नहीं था। तुम्हारे पिताजी ने जब उसे अच्छे से झकझोरा तब खबर सामने आई कि उस दिन शिवेंद्र ने भानुमति और कन्हैया को साथ में गांव के किनारे पर देखा था। शिवेंद्र काफी गर्म दिमाग का था। उसको लगा भानुमति कन्हैया के साथ भागने की सोच रही है। उसने उन दोनों को वहीं मार दिया। पर उसके तुरंत बाद जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने अपनी करनी का दृश्य देखा। अपनी जान बचाने के लिए उसने कन्हैया को गंगा के तेज बहाव में फेंक दिया और भानुमति के शरीर को हमारे ही नलकूप में दफना दिया। पर उसे भी सजा मिली। कुछ समय बाद वो मरा मिला अपने दोस्त के घर में। मैंने सुना था एक चीज सुन रहा था, पर मैं वहां था नहीं। मेरा दिमाग कल्पना की दुनिया में ये सब होते हुए देख रहा था, पर एक बेटे को सब कुछ हारते हुए देख रहा था। एक लड़की को अपने प्यार से दूर जाते हुए देख रहा था। अब मैं अपने पिताजी के दर्द को गहराई से महसूस कर रहा था। मैं अपने पिताजी की काकी को देख के जा रहा था। इतना सब कुछ देखा मेरे पिताजी ने इस घर में। बस रुद्र काकी ने आगे कहा, तुम्हारे पिताजी ने जब वो नलकूप खुदवाया तो एक पूरा पहर अपनी प्यारी सी मृत भानुमति के आधे गले शरीर को अपने सीने से लगा कर रोते रहे। तुम्हारे दादाजी को जैसे लकवा मार गया था। पर उस दिन वो इस गांव ने भानु प्रताप को जैसे बदलते देखा, वैसे बदला फिर कभी नहीं आया। उसने अपने पिता को, जिनके लिए कभी अपने प्राण तक दे सकता था, भानुमति की लाश देखनी तक नसीब नहीं की। भानुमति का दाह संस्कार तुम्हारे पिताजी ने खुद किया, उसमें भी तुम्हारे दादाजी सम्मिलित नहीं होने दिया। मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पिताजी ने जाने से पहले अपने पिताजी से कहा था कि उनकी दोनों संतानें मर चुकी है, कि वो उन्हें हर चीज के लिए माफ कर सकते हैं पर अपने बहन के लिए नहीं। उनकी झूठी शान और इज्जत की बधाई देते हुए वो ये कसम खा के गए थे कि अब उनके मरने के बाद भी इस घर में कदम नहीं रखेंगे, वो भी बस उनके अंतिम संस्कार के लिए। काकी ने एक लंबी सांस ली। बस रुद्र बेटे, यही है दुख भरी कहानी। बहुत गलत हुआ। एक परिवार जो पूरे गांव की मिसाल बन गया था आज ऐसा होगा, इतना कह के वो रोने लगी। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने उन्हें झूठी सहानुभूति नहीं दी। इस बार मेरे दिल में दर्द हुआ था। इस बार मेरा गला रुंधा हुआ था। मैं शोक में तो था, पर बुढ़ाऊ के लिए नहीं, अपनी बुआ के लिए, उनके बलिदान के लिए, अपने पिताजी के दर्द के लिए। तभी मैंने फैसला किया। मैंने काकी से पूछा, दादी काकी मुझे अपनी बुआ को देखना है अभी। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, अपने आंसू पोंछे, मुझे अपने साथ हवेली में ले गई। दोनों आंगन पार करके वो मुझे एक बड़े से हॉल में ले गए। हॉल में घुसते ही सामने एक काफी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। रुद्र बेटे, ये देखो तुम्हारी बुआ, काकी ने आवाज लगाई।
मैंने उनकी दिखाई हुई तर्जनी उंगली पे अपनी नजर डाली। मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार डर का अनुभव किया था। पहली बार जब मैं कारगिल में था और दूसरी बार अब जब मैंने एक ऐसी लड़की की फोटो देखी जो मेरी बुआ थी, जो बहुत खूबसूरत थी और जिनसे मैं अभी थोड़ी देर पहले उस उजड़े नलकूप के आमने सामने मिल चुका था। मेरी एक खासियत है, मेरे चेहरे कभी नहीं भूलता और ऐसा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता था। इतनी ठंड में शायद पहली बार मेरे माथे पे इतना पसीना था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। काकी कुछ कह रही थी पर मैं सुन नहीं पा रहा था। उस तस्वीर के 4 चेहरों में से एक और चेहरा था जो मैंने कहीं देखा हुआ था। मैंने काकी को आवाज लगाकर कुछ न समझ पाने से अपनी तर्जनी से उस चेहरे की तरफ इशारा किया। काकी ने उस चेहरे को देख के कहा, अरे यही तो है कन्हैया। ये कैसे संभव, मैंने सोचा। 2 लोग जो मेरे पैदा होने के पहले ही मर चुके हैं। मैंने उन्हें न सिर्फ जिंदा देखा है बल्कि उनसे बात भी की है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे सब समझ में आने लगा। मेरी बुआ ने अपने पिता को कसम दी जब तक वो जिंदा है बुआ कभी भी कन्हैया से मिलेगी। कन्हैया ने कसम खाई थी कि जब तक उनके मालिक जिंदा है वो गांव में कदम नहीं रखेंगे। शायद तभी दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता भी है या मैं सच में थका हुआ हूँ, मैंने सोचा। सच जानने का एक तरीका था। मैंने अपने बैग हॉल में पटका और पूरी फुर्ती के साथ वापस उसी पगडंडी के साथ नलकूप के पास गया। मैं समझ गया कि ये वही नलकूप है जिसमें बुआ को दफनाया गया। अब ये धुंध और अंधेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धुंध को चीरता हुआ भाग रहा था। मैं चाहता था, पहली बार दिल से चाहता था कि कोई और लड़की वहां बैठी हो, पर वहां कोई नहीं था। न कोई आग, न ही कोई निशानी, न कोई चारपाई और न ही कोई बोरी। ठंडी हवा मेरी नाक में घुस रही थी पर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अभी और आगे जाना था। मैं फिर बिना रुके अपनी टॉर्च की रोशनी से सहारे वापस उसी रास्ते की तरफ दौड़ा जहां से मैं गांव के लिए अंदर आया था। पर अंत में पहुंचने पर भी कुछ नहीं था, सिर्फ गुप अंधेरा और धुंध। मैंने आप पास आग के निशान देखे पर ऐसा लगा जैसे इस जगह पिछले कई दिनों से कुछ जला ही नहीं। हताश और निराश में वापस मुड़ा। मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। मैंने अपनी सिगरेट निकाली और मुंह में डाली ही थी कि तभी सब पानी की तरफ साफ हो गया। उस लड़की ने कहा था कि उसके मंगेतर गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके पिता काफी समय से बीमार थे पर अब ठीक होके उसके साथ गांव से दूर जा रहे थे। ठीक होने से उनका मतलब था कि सब दुख से निपटारा, और वो तभी संभव जब एक पीड़ित आदमी अपना शरीर त्याग दे। सोच में डूबा हुआ मैं वापस नलकूप तक पहुंचा। मैं रुका और मुस्कुराया। सिगरेट अभी भी जली नहीं थी। मैंने सिगरेट मुंह से निकाल के फेंक दी। अब कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे भी मैंने अपनी बुआ की एकमात्र गुजारिश को मना कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मिट्टी की भीगी खुशबू और ओस अब मुझे एक अजीब सा सुख दे रही थी। मैं खुश था, पर अगले ही पल मेरी बुआ अब आजाद थी। वो सब अब आजाद थे। मैंने सोचकर मुस्कुराया। हवेली में जब मैंने अपने पिताजी को देखा तो इच्छा हुई कि उन्हें ये सब बताऊं, पर ऐसा करके मैं उन्हें यादों के ऐसे दलदल में ले जाता जिससे निकलने के लिए उनकी पूरी एक जिंदगी चली गई। वे अपने पिताजी को कभी माफ तो नहीं करेंगे और न ही, और ये अपनी जगह पर सही भी हैं, पर मैं अपने दादाजी को माफ करूंगा। वैसा देखा जाए तो मैं कोई होता भी नहीं था उनसे बैर रखने वाला। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था, बस एक विरासत में मिली हुई नफरत ही थी उनके लिए जो कई समय तक बाहर आ रही थी। मैं वापस हॉल में गया। मैंने उस फोटो एक बार फिर से ध्यान से देखा, मुस्कुराते हुए। अब कोई दुख नहीं था। एक बरसों पुरानी नफरत का हर तरीके से अंत हुआ था। आज मैंने राहत की सांस ली। इतने सालों बाद अगर इस पे बात की जाए तो आप शायद कहेंगे कि जो मैंने देखा वो एक इत्तेफाक था, या फिर ये कि मुझे कुछ भ्रम हुआ क्योंकि मैं थका हुआ था। पर मुझे अपनी आंखों देखी पे भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक लड़की ने अपने पिता के मान के लिए अपना प्यार कुर्बान किया। एक नौकर ने अपने मालिक के लिए अपना घर छोड़ा, गांव छोड़ा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी एक दूसरे को सालों तक अपने वचन का मर्यादा में रहकर इंतजार करते रहे। मैं मानता हूँ कि मेरे दादाजी के बरसों के पश्चाताप ने अंत में उन्हें अपनी बेटी और बेटे से दोबारा मिलवा दिया था। हाँ, यही सच है, मेरा सच। उस एक रात ने मेरे जीने के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कहानी थोड़ी लंबी थी। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।